वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम फर्स्ट ईयर बीकॉम का अकाउंट्स का जो पेपर है 2019 सितंबर 2019 का पेपर, उसके जो फुल एग्जांपल्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे 2019 के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको चार थियरिकल पॉइंट दे रखा है। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर डी जो है इसके अंदर आपको एक छोटा सा सम दे रखा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन जो है वो किसका है। ये एग्जाम्पल जो है वो सेलर कन्वर्जन का है। तो यहाँ पे बताया कि आरव एंड सार सॉरी सारांश आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, और इन्होंने एक कन्वर्ट किया है आरोही लिमिटेड में, और इनकी बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया था आपको। तो यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो इसके हिसाब से हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद दूसरा अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर कैश अकाउंट बनेगा और आरओई अकाउंट बनेगा। ओके, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो बता रखी है उसके हिसाब से कि आरओई लिमिटेड टुक द प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक and debtors at 20% less than the book value and agree to pay 1,50,000 as goodwill। तो भी जितने भी असेट्स रियलाइज यहाँ पे किया हुआ है, आरोही लिमिटेड ने टेक ओवर किया है, उसे हम कहेंगे परचेज कंसिडरेशन। तो पहले हम परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे काउंट किया है कि प्लांट एंड मशीनरी 7,30,000, स्टॉक 1,84,000, डेटर्स 2,96,000 हमें लिया है, क्योंकि डेटर्स के लिए हमें बताया गया था कि डेटर्स एज 20% लेस। तो यहाँ पे 3,70,000 जो वैल्यू दे रखी थी उसका 20% हमने कम कर दिया, तो हमारी वैल्यू बन जाएगी दैट इज 2,96,000। गुडविल की वैल्यूएशन हमें बोला गया था 1,50,000 लेने के लिए, तो हमने ले लिया है। साथ में ये यहाँ पे बोला है द एग्री द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर द क्रेडिटर्स एट बुक वैल्यू। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स 3,00,000 रुपीज के मेंशन किए हुए हैं, तो हमने वो क्रेडिटर्स ले लिया है और वो माइनस कर दिया। तो टोटल अमाउंट हमारा बन रहा है 10,60,000, जिसे हम कहेंगे परचेज कंसिडरेशन। अच्छा, ये परचेज कंसिडरेशन किस तरह से डिस्चार्ज किया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे आपको लास्ट एडजस्टमेंट। द परचेज कंसिडरेशन इज सेटल बाय 60,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ आरोही लिमिटेड एट रुपीज 10 ईच एंड बैलेंस इन कैश। बाकी का कैश में दिया जाएगा। तो हमने 10,60,000 था, उसमें से 60,000 10 रुपीज के हिसाब से 6 लाख रुपए के शेयर्स, और बाकी की 4 लाख रुपए 4,60,000, 10,60,000 में से हमने 6 लाख माइनस कर दिया, तो हमें 4,60,000 मिल गया, जो कि हमें कैश में मिल गया। ओके, तो ये था हमारा परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पे बाकी की दो एडजस्टमेंट बता रखी है कि फर्नीचर फिक्चर्स हमने बेच दिया है 2 लाख में, इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड आउट 2 lakhs बाय द फॉर्म, एंड बिल्स पेबल पेड इन फुल। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल में क्या करेंगे, सबसे पहले जो किया जाता है वो एग्जाम्पल में सबसे पहले सारी एसेट्स जो आपको बैलेंस शीट पे दे रखी थी अदर देन कैश, आपको सारी एसेट्स यहाँ पे लिख देनी। बुक वैल्यू जो आपको बुक में दे रखी थी वही वैल्यूज 7,30,000, 270, 2 लाख, 3,70,000 एंड 2,30,000। कैश का जो बैलेंस है वो कैश का बैलेंस हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये सारी लिखी है, और कैश अकाउंट जो नीचे बनाया हुआ है, तो कैश अकाउंट का बैलेंस हमने कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा है। तो ये 2 लाख रुपए कैश अकाउंट का बैलेंस यहाँ लिख दिया है। फाइन। अच्छा, इसी तरह से लायबिलिटी में आप कैपिटल जो दोनों की है वो कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे। जनरल रिजर्व जो 5 लाख दे रखा है वो हम 3:2 में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। और बाकी की जो दो लायबिलिटी है आपके पास क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ देखो आप, यहाँ हमने पहले कैपिटल दे रखी है 7 lakhs एंड 2,50,000। जनरल रिजर्व 5 लाख था, 3:2 में डिवाइड कर लिया, 3 लाख और 2 लाख। और बाकी का यहाँ पे लायबिलिटी ट्रांसफर में हमने लिख दिया क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, कुल मिला के 5,50,000। अच्छा, अब जो एडजस्टमेंट में बोला गया था कि हमने फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट बेच दिया 2-2 लाख रुपए में, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट दोनों असेट्स यहाँ पे लिखी थी। अब वो जो रियलाइज होगी तब क्रेडिट साइड पे जाएगी। तो बाय कैश एंड बैंक अकाउंट लिख के हमने 4 लाख रुपीज ले रखा है। इसकी सेकेंड इफेक्ट हमने कैश अकाउंट में, यहाँ क्रेडिट है तो कैश अकाउंट में हमने क्रेडिट दे रखी है यहाँ पे, दैट इज 4 लाख रुपीज रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, चलो। उसके बाद जो भी हमें बोला गया था कि बिल्स पेबल आपने फुल्ली पेड कर रखा है। थर्ड एडजस्टमेंट बोला है कि बिल्स पेबल आर फुल्ली पेड। तो बिल्स पेबल हमने कहाँ लिखे थे, क्रेडिट साइड लिखे थे, और फुल अमाउंट यानी 2,50,000 से हमने यहाँ पे कर दिया। सो तो कैश अकाउंट 2,50,000 बिल्स पेबल का लिख दिया। इसकी सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट में जाएगी, और यहाँ पे डेबिट है तो कैश अकाउंट में हमने क्या कर दिया है, उसको क्रेडिट कर लिया है कैश अकाउंट बाय रियलाइजेशन 2,50,000। अच्छा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो थी
फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 रुपए थे, तो उसकी भी हमने दो इफेक्ट दे दी। यहाँ पे टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000, और कैश अकाउंट में भी उसको रख दिया 20,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके। अब जो बात आएगी परचेस कंसिडरेशन की, जो आरोही लिमिटेड की बात थी, तो आरोही लिमिटेड का हमने परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेशन किया था 10,60,000 रुपये। तो आरोही लिमिटेड में हमने डेबिट कर लिया, और हमारे यहाँ पे बाय आरोही लिमिटेड करके हमने 10,60,000 रुपये लिख दिए। ओके। ये 10,60,000 जो हमने एंट्री दी है 10,60,000 की, वो हमें किस तरह से मिल रहा है, वो आरओई लिमिटेड में क्रेडिट लिखा है कि भाई 6 लाख के शेयर मिल गए, 4,60,000 का कैश मिल रहा है। अब जबकि 4,60,000 का कैश मिल रहा है, तो हमने कैश कहाँ डाल दी, यहाँ पे लिख दी आरोही लिमिटेड करके कैश अकाउंट 4,60,000। हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, ये सारा हो जाने के बाद हमें रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल कर देना। सारी एंट्रीज हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल किया। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 20,70,000, और 20,70,000 के हिसाब से हमें 60,000 का लॉस हो रहा है। तो हमें ये 60,000 का लॉस जो है वो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ने 3:2 में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे भी रेड लेटर्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है टू रियलाइजेशन, वो 60,000 आपने 36,000 एंड 24,000 में डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब बाकी बच गए शेयर्स। तो हमने कैश में, तो ये जो कैश आई थी वो तो कैश अकाउंट में डाल दी, लेकिन जो 6 लाख के शेयर आए थे उसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला। जब एग्जाम्पल में ऐसा कुछ नहीं बोला होता है, तब हमें क्या करना है, इसको फाइनल क्लेम रेशियो में डिवाइड करना होता है। अब फाइनल क्लेम रेशियो होता क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से हमारे डेबिट वाले आइटम माइनस कर। हाँ, यही आइटम थी हमारे पास। तो यहाँ पे 7 और 3 10 लाख रुपए थे, और 10 लाख में से हमने 36,000 माइनस कर दिया। इसी तरह से इस तरफ हमने देखा, तो 2,50,000 प्लस 2 लाख यानी 4,50,000 था, उसमें से 24,000 माइनस कर लिया। तो हमें जो अमाउंट मिलती है उसे हम कहते हैं फाइनल क्लेम। तो यहाँ पे लिखा हुआ बैलेंस ऑफ आरओ एंड बैलेंस ऑफ सारांश। तो 9,64,000 इज टू 4,26,000, दो में से कॉमन जीरो तीन तीन थे, निकाल दिए। तो यहाँ पे हमने 964:426 हमने ऐसा एक रेशियो बना दिया। अब जो कि हमारे पास 60,000 शेयर थे, वो 60,000 शेयर को हमने ये रेशियो में डिवाइड कर लिया। 964 डिवाइड बाई दोनों का टोटल 964 प्लस 426 यानी 1390। तो इसके शेयर्स आते हैं 41,612, 11.51 आ रहा है, तो हमने इसको 12 कर दिया। एक शेयर की प्राइस 10 रुपए थी, तो 4,16,120 रुपए के हो गए। दूसरे का पोर्शन था 426, तो हमने 60,000 इंटू 426 डिवाइड बाई 1390, तो 18,388 यानी 18,388 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, तो 1,83,880। तो ये दोनों जो अमाउंट थी, वो दोनों अमाउंट हमने कहाँ रख दी है, उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे टू शेयर्स ऑफ आरोही लिमिटेड करके लिख दिया। ओके, ये लिख देने के बाद हम क्या करेंगे, ये कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, वो डेबिट साइड लिख दिया, उसमें से रियलाइजेशन और शेयर दोनों माइनस कर लिया। तो हमारे पास जो बैलेंस बच गया वो था 5,47,880 एंड 2,42,120। ये हमारे पास दोनों का बैलेंस मिल गया। सो जिसके जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसके हिसाब से हमने दोनों का बैलेंस ले लिया। ये हम पे कर देंगे कैश अकाउंट। सो हमने यहाँ पे कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दोनों की एंट्री दे दी, और हमने कैश अकाउंट को क्या कर दिया, मैच। यहाँ पे आपका कैश अकाउंट टैली हो जाएगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि आपका कैश अकाउंट सही से बैठ गया। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट एक एग्जाम्पल। होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कैलकुलेशन किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा है ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, हमने इसके और वाला क्वेश्चन सरप्लस कैपिटल मेथड नहीं किया है, हमने डिपार्टमेंट भी नहीं बनाया हुआ है। हमने इसके और में जो क्वेश्चन था बढ़िया सा और इजी क्वेश्चन जो ब्रांच अकाउंट होता है वो बनाया है। तो जागृत लिमिटेड है, पंजाब हैज एन ब्रांच एट वडोदरा, और उनको ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड एसर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस। एक ब्रांच में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1/4 का, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फर्नीचर एंड प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सारे असेट्स के ओपनिंग बैलेंस होते हैं। तो वडोदरा ब्रांच के अंदर इन द बुक्स ऑफ जागृत लिमिटेड वडोदरा ब्रांच अकाउंट हमने बना दिया है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सारे असेट्स के बैलेंस यहाँ पे होते हैं, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फर्नीचर एंड प्रीपेड इंश्योरेंस जो दे रखा था उन्हें लिख दिया।
इसका टोटल मिला के हमारे पास हो गया 2,71,600। अच्छा, इसके साथ हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में लिखा था आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसे हम लायबिलिटी कहते हैं, हमारा पे करना बाकी है। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा रहता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,600। तो हमने यहाँ पे 4,600 अमाउंट आएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो हम सुधार देते हैं 4,600। 4,600 हो गया। चलो, अब जो क्वेश्चन में बोला गया है आगे कि यहाँ तक आउटस्टैंडिंग सैलरी तक हमने लिख दिया। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को 11,20,000 का गुड्स भेजा हुआ है। तो हेड ऑफिस ब्रांच को जो भी भेजेगा वो डेबिट में आएगा, और ब्रांच जो भी वापस करेगा वो क्रेडिट में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 11,20,000 रुपए हमने हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है, वो एंट्री दे दी। उसके बाद लिखा हुआ है कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स तो हम नहीं लिखते यहाँ पे, कैश सेल्स लिखते हैं 13,20,000। तो हमने कैश सेल्स बाय कैश, जितना कैश सेल्स होगा वो ब्रांच उतना पैसा हेड ऑफिस को वापस करेंगे। तो हमने यहाँ पे कैश सेल्स लिख दिया है 13,20,000। अच्छा, उसके बाद हमें बोला गया है क्रेडिट सेल्स, जो कि यहाँ पे नोट नहीं होता है। अच्छा, डेटर से जो कलेक्शन होता है वो भी हम यहाँ पे ब्रांच हेड ऑफिस को दे देगी। तो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 5,40,000, और कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्टली टू एचओ 88,000। तो ये दोनों अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है, वो भी कलेक्शन के अंदर आएगा, कलेक्शन एंड कलेक्शन डायरेक्ट टू एचओ 5,40,000 एंड 88,000। ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला गया है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। अलाउड डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स भी ब्रांच अकाउंट के अंदर नोट नहीं होता, क्योंकि वो डिस्काउंट ब्रांच ने अपने डेटर्स को दिया है, उससे हेड ऑफिस के साथ कोई रिलेशन नहीं। अच्छा, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, यानी हेड ऑफिस से इतने पैसे भेजे हैं ब्रांच को, रेंट का, सैलरी का, पेटी कैश का, इंश्योरेंस का। दैट इज 48,000, 21,600, 16,000 एंड 6,400। तो ये के सारे पैसे जो हेड ऑफिस से भेजे हैं, तो डेबिट में आएगा तो कैश एंड बैंक अकाउंट 92,000। कैसे आया? तो हमारे पास है रेंट 48, 21,600 सैलरी, 16,000 पेटी कैश एंड इंश्योरेंस 6,400। जो हमें दिया गया था वही अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ लिखा है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ब्रांच ने माल वापस कर दिया 16,000 रुपये का। तो यहाँ पे ब्रांच ने हेड ऑफिस को जो भी वापस करते हैं वो क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 16,000, नाम सेम रहेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? हमारे पास इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि अब गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच, डेटर्स ने ब्रांच को पैसा दिया, तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भी नहीं दिया, तो ये एंट्री ब्रांच अकाउंट में नहीं जाएगी 28,000। पेटी कैश का खर्चा हो गया 11,400 रुपये। ओके, तो एक्सपेंसेस भी नहीं नोट किए जाते। हाँ, इसके हिसाब से हम क्लोजिंग बैलेंस जरूर फाइंड करेंगे। कैसे, हम देख लेते हैं। हमारे पास पेटी पेटी कैश 6,000 रुपीज था हेड ऑफिस ने, और हमारे पास पेटी कैश का 16,000 भेजा था। 16,000 प्लस 6,000 22,000। वो 22,000 में से हमने कितना खर्चा कर दिया, यहाँ बताया 11,400। तो वो माइनस कर लेते हैं, तो बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो हम पेटी कैश में यहाँ पे 10,600 क्लोजिंग बैलेंस लिख लेंगे। ओके, इस तरह से मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट आप बनाना चाहो अलग से तो बना सकते हो। मैंने यहाँ पे वर्बली कैलकुलेशन करवा दी है आपको। अच्छा, इसी तरह से और एक देखते हैं क्या है क्लोजिंग बैलेंस में। डेप्रिसिएशन बोला है 10% पर एनम फर्नीचर का। अच्छा, उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमारे पास फर्नीचर कितना का था? ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 48,000 का था, उसका 10% होता है 4,800। ओके, 4,800, तो वो माइनस कर लेंगे और क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे 42,200। राइट, तो ये हो गया फर्नीचर का। अच्छा, उसके बाद हमें मेंशन किया था कि लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, भी आपका आग लगी उसमें नुकसान हो गया, और इंश्योरेंस कंपनी ने 16,000 रुपये दिए। ये 19,200 की एंट्री नहीं आएगी, लेकिन 16,000 आपको मिले हैं, ब्रांच को डायरेक्टली मिले होंगे, तो वो बाय कैश एंड बैंक में लिख देंगे, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम 16,000। ये एक नया पॉइंट है, याद रखना। जब भी ब्रांच को ऐसे कोई पैसे मिलते हैं तो वो पैसे उसको हेड ऑफिस को वापस करने होते हैं। तो ये उस यहाँ पे आएगा बाय रेमिटेंस के अंदर, इसे रेमिटेंस भी कहते हैं। अच्छा, हमारे पास जितने ओपनिंग बैलेंस थे ये सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंस होने चाहिए। तो स्टॉक का तो हमें दे दिया था, एग्जाम्पल के अंदर स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था। हाँ, 1,52,000 वो था, वो हमने पहले लिख दिया स्टॉक। ओके, पेटी कैश का भी हो गया, फर्नीचर का भी हो गया। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस का बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इंश्योरेंस के बारे में लिखा था 1,723,600।
यानी हमारा साल तो 31 मार्च को खत्म हो गया। तो 31 मार्च से लेके 30th 6 यानी 3 महीने का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो प्रीपेड है। तो हम क्या करेंगे, 6400 जो हमें अमाउंट दे रखी है उसको डिवाइड बाई 12 × 3 कर लेंगे। 3 महीने का, 12 महीने का अगर 6400 है तो 3 महीने का कितना हो जाएगा वो ढूंढ लेंगे। वो अमाउंट आपकी करीबन आती है कितना आता है वो अमाउंट आपका 1600 आता है। तो उसके हिसाब से हमने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस हमने यहाँ पे 1600 लिख दिया। ये जो शुरुआत में लिखा था ये वाला नहीं है, शुरुआत में लिखा था वो खत्म हो गया। यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम को आपको दिया था 6400, वो 30th जून का तक था। तो इसका 1600 रुपया नहीं आ रखा हुआ। अब बात आती है डेटर्स के बारे में नहीं दी रखा, तो हमें डेटर्स अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा जिसे कहेंगे मेमोरेंडम डेटर्स। इसमें ओपनिंग बैलेंस लिखा रहता है और क्रेडिट सेल्स जो हमें एग्जाम्पल में दिया था वो लिखते हैं। उसमें से हमारे पैसा जो आया 5,40,000 हमने कलेक्शन किया, हेड ऑफिस से डायरेक्ट कलेक्टली हुआ 88,000, हमने उसको डिस्काउंट दिया 4,400। सेल्स रिटर्न 28,000 था जो कि एग्जाम्पल में हमने मिस कर दिया था, नहीं लिखा था। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच ये नहीं लिखा था, वो भी यहाँ पे आएगा डेटर से रिलेटेड। और डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स था 4,400, वो दोनों डायरेक्टली डेटर्स अकाउंट में जाएगा। तो आपको जो टोटल बैलेंसिंग फिगर मिल गया वो था 3,91,000, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ डेटर्स अमाउंट 3,91,000। ओके। अब क्या करना है, हमें ब्रांच अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का टोटल कर देना है। क्रेडिट साइड का हमने टोटल कर लिया तो हमें अमाउंट मिल गई 2,58,000, सॉरी 25,86,800। और वही अमाउंट हमने क्या कर दी, यहाँ पे भी लिख दी है कि 25,86,800। उसमें से डेबिट का सारा आइटम अगर माइनस कर दिया तो 11,03,200 रुपये का हमें प्रॉफिट मिल रहा है, जिसे कहते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बहुत छोटा सा और अच्छा सा ये एग्जाम्पल है ब्रांच अकाउंट का। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को बैकवर्ड करके पीछे करके देख लीजिए, पूरा अकाउंट आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे इसके अंदर वो था जॉइंट वेंचर का। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट हम देख रहे थे, क्वेश्चन हमारे पास जॉइंट वेंचर का क्या था। जॉइंट वेंचर का जो ये कंसाइनमेंट का एग्जांपल है, जॉइंट वेंचर का एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है। Akash and Vijay entered into the joint venture or underwrite the newly formed company which has issued 1,20,000 share of 10 each। यानी 1,20,000 शेयर कंपनी इश्यू किए थे। आकाश और विजय ने अंडरराइटर किया है उसको, 80%, 80% अंडर राइटिंग किया हुआ है। दे ओपन जॉइंट बैंक अकाउंट बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1,40,000 ईच, दोनों ने 1,40,000 1,40,000 पैसे लगाए। तो जो हमें को वेंचर अकाउंट में लिखना है, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 1,40,000 1,40,000। और जॉइंट बैंक अकाउंट जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है वो जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर आपको क्या कर देना है, वो डेबिट में एंट्री लिख देनी है। तो जॉइंट बैंक अकाउंट में हमने डेबिट में लिख दिया टू आकाश एंड विजय 1,40,000 1,40,000, दो एंट्री हो गई। अच्छा, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे कि पब्लिक सब्सक्राइब 88,000 शेयर एंड अंडरराइटर्स ड्यूली डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशंस इन कंसिडरेशन एंड कमीशन 5%। हमने बाकी के शेयर्स परचेज कर लिया। अच्छा, कितने शेयर्स परचेज कर लिए, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास कैलकुलेशन आया है वो था, हमारे पास टोटल हमने 25,200 शेयर परचेज किए। किस तरह से परचेज किए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ कैलकुलेशन में 1,20,000 शेयर्स कंपनी के थी, उसमें से 88,000 तो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, वो माइनस करना होता है। सो 1,20,000 जो आपके पास शेयर्स थे उसमें से अगर आप 88,000 निकाल लोगे तो आपके पास कितने शेयर बन जाएंगे, तो आपके पास जो शेयर बचेंगे वो आ जाएंगे 32,000। अब ये जो 32,000 शेयर्स आपके पास बच गए उसमें उसका 80% हमने क्या किया हुआ है, अंडरराइट किया हुआ है, राइट। तो उसका 80% जो हमने अंडरराइट किया हुआ है, तो 80% के हिसाब से हमारे शेयर्स हो जाते हैं 25,200। तो हम 25,200 शेयर खरीद लेंगे 10 रुपए के हिसाब से, जिसकी अमाउंट हो जाती है 2,56,000। ये 2,56,000 का हमने परचेज कर लिए जॉइंट बैंक अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट आएगा आपका जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर, बाय जॉइंट वेंचर करके शेयर परचेज 2,56,000। अच्छा, उसके ऊपर हमें 5% कमीशन मिलने वाला था, यहाँ पे लिखा हुआ था, तो हमने कमीशन साथ में काउंट कर लिया है। हमने जितना अंडरराइट किया था 80%, तो हम टोटल अमाउंट पे अंडरराइटिंग कमीशन की कैलकुलेशन करें। सो 1,20,000 इंटू 10,
यानी 12 लाख रुपए के शेयर हो जाएंगे। 12 लाख का 80% हमने क्या किया था, अंडर राइट किया था। यानी 12 लाख का 80% यानी कितना हो जाएगा, 9,60,000। और उसके ऊपर हमने 5% कमीशन मिलने वाला था, तो वो 5% के हिसाब से हमारी अमाउंट हो जाती है 48,000। तो कमीशन बाय जॉइंट बैंक अकाउंट लिख दिया, इसकी सेकेंड इफेक्ट जॉइंट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे चल जाएगी। तो यहाँ पे कमीशन 4,48,000 का हमने इफेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद आगे देखा जाता है कि यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹3,000 मेंशन किया हुआ है। तो 3,000 है, तो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमने लिख दिया जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर, बाय टू जॉइंट बैंक अकाउंट मिसलेनियस एक्सपेंसेस ₹3,000। अच्छा, वो लिख लिए। इसकी सेकेंड इफेक्ट जो हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट में भी डाल दी है, जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस 3,000। ओके, उसके बाद हमें लिखा था कि जो शेयर्स बचे थे उसमें आकाश ने 6,000 शेयर ले लिए 9 रुपए के प्राइस से, और बीजल ने 6,400 शेयर ले लिए 9.5 रुपए के प्राइस में। तो ये दो जो शेयर ले लिए, बिजनेस में से शेयर जा रहे हैं, तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट कर लेंगे आकाश बाय आकाश कैपिटल अकाउंट 54,000, 6,000 शेयर को 9 रुपए के हिसाब से, और बीजल अकाउंट जो 6,400 शेयर 9.5 के हिसाब से। तो दोनों की जो अमाउंट आई वो सेकेंड इफेक्ट उसके को वेंचर अकाउंट में हमने डेबिट कर रखा है, 54,000 एंड 60,800। अच्छा, ऐसा बोला गया कि रिमेनिंग शेयर्स, बाकी के जो शेयर थे वो 12 रुपए में हमने क्या कर दिए, बेच दिए। तो हम बेच रहे थे, और उसके ऊपर हमें 50% ब्रोकरेज भी देना है, 50 पैसा, है ना। तो पहले तो हम बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट लिखे, बाकी शेयर जो बचे वो 13,200। कैसे पता चला, हमारे पास 25,600 शेयर, उसमें से हमने ये 6,000 माइनस कर लिया, उसमें से ये 6,400 माइनस कर लिया, तो बाकी बचे 13,200, तो रिमेनिंग शेयर्स हो गए। उसको हमने 12 रुपए के हिसाब से हमने बेच दिया, तो हमारे पास अमाउंट आ गई 1,58,400। अच्छा, इसकी सेकेंड इफेक्ट हमने जॉइंट बैंक पे दे रखी है, 1,58,400 का शेयर सोल्ड। इसका इसके ऊपर हमें 50% कमीशन देना था, तो कमीशन की एंट्री हमने डेबिट साइड पे लिखा है टू जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रोकरेज। 13,200 शेयर के ऊपर 50 पैसे के हिसाब से 6,600 रुपए का कमीशन हो रहा है ब्रोकरेज। तो हमने इसकी सेकेंड इफेक्ट हमने ब्रोकरेज अकाउंट, अरे जॉइंट बैंक अकाउंट में लिखी है, ₹6,600 ब्रोकरेज का। ये भी हो गया। सारे एग्जाम्पल में सारी एंट्रीज खत्म हो गई। अब बोला गया है कि बी प्रिपेयर द जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये जॉइंट वेंचर का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,21,200। उसमें से हमने डेबिट वाला माइनस किया, तो 55,600 हमारे पास क्या आ गया, इसका प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट हम इसको अलग अलग कर लेते हैं कि प्रॉफिट हमारे पास जो आ गया वो प्रॉफिट कैसा हो गया, रेड कलर में हो गया। चलो, ये प्रॉफिट 55,600 जो है वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर मेंशन किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो इक्वल। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल में नहीं है मेंशन किया, तो हम यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 27,800, 27,800। फिर हमने इसका टोटल कर लिया। ये टोटल करने के बाद और क्रेडिट डेबिट साइड के आइटम माइनस करने के बाद हमारे जो पास जो बैलेंस बचा वो आएगा जॉइंट बैंक अकाउंट 1,13,800 एंड 1,07,000, जो कि हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट, सेकेंड इफेक्ट जॉइंट बैंक अकाउंट में ब्लू कलर से हमने दे रखें। तो ये हो गया हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट। और अब हम जॉइंट बैंक अकाउंट का दोनों साइड का टोटल करेंगे, अगर सेम आ गया तो एग्जाम्पल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का टोटल सेम आ रहा है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल करेंगे हायर परचेज का। यहाँ पे है लास्ट एग्जाम्पल है, अकाल लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑफ हायर परचेज बेसिस ऑफ फ्रॉम ब्रॉन्ज लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कैश प्राइस दे रखी है 40 लाख रुपए, डाउन पेमेंट 1/1 को दे रखा है 5 लाख रुपए का, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट है 10 लाख के। ओके, एंड कमेंसिंग फ्रॉम द फर्स्ट एंड ऑफ द ईयर 12 मंथ्स। डेप्रिसिएशन 10% स्टेट लाइन मेथड है। बोथ द पार्टीज क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 दिसंबर। ये चीज याद रखना, कौन सी डेट को ईयर क्लोज हो रहा है। आपको बोला है कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हायर प्राइस ढूंढनी पड़ेगी कि भाई 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट था, इंस्टॉलमेंट 10-10 लाख के चार, यानी कुल मिला के 40 लाख, और 5 लाख कुछ 45 लाख का हायर प्राइस हो गया। जबकि कैश प्राइस हमें दे रखी थी सिर्फ 40 लाख। तो हायर प्राइस में से आप कैश प्राइस माइनस कर लोगे तो आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट। तो 5 लाख रुपए हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट।
अच्छा, अभी कौन से इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है उसके लिए हमने एक टेबल बनाना पड़ता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन तब हम ये टेबल बनाते हैं। सो पहले डाउन पेमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट। 45 लाख हमारी प्राइस रखी थी, हायर प्राइस, उसमें से 5 लाख पे कर दिया तो बाकी का 40 लाख बैलेंस हो गया। ये 40 लाख हमने नीचे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिख दिया, उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस कर दिया तो 30 लाख। इसी तरह से 20 लाख, इसी तरह से 10 लाख और फाइनल में जीरो। तो ये जो बैलेंस ड्यू बचा उसमें से कॉमन जीरोस निकाल दिया और इसमें से हमें रेशियो बनाया 4:3:1। इसका टोटल हमारे पास हो जाता है 10। तो ये 10 जो टोटल हो जाता है, तो ये जो 5 लैक्स इंटरेस्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था, ये 5 लाख रुपए इंटरेस्ट हमें 4:3:2:1 में डिवाइड कर देना, जिससे यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाएगा कि हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है। सो 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और 50। अब मशीनरी अकाउंट बनानी इन द बुक्स ऑफ परचेजर। तो परचेजर मशीन अकाउंट ऑलवेज डेबिट का होता है, तो यहाँ पे लिखा टू ब्रांच लिमिटेड 40 लाख का मशीन। एंड ऑफ द ईयर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यानी सीजीलीटी की पद्धति से यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10%, यानी 40 लाख का 10% होता है, 10 लैक्स होता है, 4 लैक्स होता है, वो हमने लिख दिया। बाकी का 36 लाख कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। उसमें से फिर से 4 लाख डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस, उसको कैरी फॉरवर्ड किया, फिर से हमने उसको 4 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 28 लाख क्लोजिंग बैलेंस होता है। अच्छा, जो सेलर अकाउंट होता है वो बनाया जाता है। ब्रॉन्ज लिमिटेड से हमने परचेज किया था, तो यहाँ पे ब्रॉन्ज लिमिटेड का हमने अकाउंट बनाया। तो सबसे पहले हमने मशीन खरीदा था, तो 1:1 के हिसाब से बाय मशीनरी 40 लाख का। उसके अगेंस्ट हमने जो डाउन पेमेंट किया था उसकी एंट्री डेबिट में लिख देंगे, तो बैंक अकाउंट डाउन पेमेंट। अच्छा, अब आएगा कॉस्ट, साल खत्म होते उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। पहला इंटरेस्ट हमारे पास 2 लाख रुपए का था, वो यहाँ लिख दिया। और फर्स्ट उस डेबिट में लिखेंगे फर्स्ट का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 लाख। तो बैलेंस बच जाएगा 27 लाख रुपए। टोटल करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा क्रेडिट साइड का होता है 42, वो ये डेबिट में लिखेंगे, उसमें से 15 लाख माइनस करेंगे तो 27 लाख बचेगा। ये 27 लाख नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस में जाएगा 1/1/15 को। फिर से 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर, और इंटरेस्ट लगाने के बाद हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट वापस से पे करेंगे तो बैंक अकाउंट। और बाकी बच जाएगा हमारे पास 27 और 1.5 यानी 28,50,000। टोटल करेंगे उसमें 10 लाख माइनस करेंगे तो 18,50,000 हमारा एंड ऑफ द ईयर मिल जाएगा। इसको हम शिफ्ट करेंगे थर्ड ईयर में, उसमें से फिर 1 लाख का इंटरेस्ट उसके अंदर ऐड करेंगे। ओके, और 10 लाख का फिर से इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो बैलेंस बच जाएगा 9,50,000। और वो 9,50,000 ट्रांसफर करके उसमें 50,000 लास्ट इंटरेस्ट ऐड करेंगे और 10 लाख का इंटरेस्ट पे करेंगे और बैलेंस हो जाएगा नील, दैट इज कॉल्ड जीरो। तो इसी तरह से हमें ये अकाउंट बनाना है। यहाँ पे हमने 2019 का जो पूरा पेपर था हमने डिस्कस किया है। जो ऑप्शन वाले चैप्टर्स है इसके अगेंस्ट भी जो इजी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही हर साल हम सारे पेपर्स यहाँ पे लेके आते हैं। तो अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट्स जरूर बताइए। हैव अ गुड डे।